हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की राजनीतिक और सामाजिक जीवन बुक से कार्यपत्रक 15 करेंगे, जो कि आपकी 10 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, जिसका हम पार्ट 8 करने वाले हैं, हाशियाकरण से निपटना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के बारे में। ठीक है, तो हमारे देश में हाशियाई समुदायों के लोगों के भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं, जिनमें इन समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। यानी कि हमारे जो समाज है उसमें क्या है, हमारे जो देश है उसमें काफ़ी सारे कानून बनाए गए हैं, जिसमें क्या है, जो लोग हाशियाई समुदाय में रहते हैं वो भेदभाव और शोषण से बच सकें। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रक्षा के प्रावधान बनाए गए हैं। तो देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया है, जो कि 1989 में बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सज़ा का प्रावधान किया गया है इस कानून में। ठीक है, दूसरा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या फिर उसके चेहरे पर रंग लगाना या फिर कोई ऐसा काम करना जिसमें मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, तो इस पर भी सजा का जो है प्रावधान दिया गया है। तो ये आपका दूसरा प्रावधान है जो इस कानून में दिया गया है। कानून का नाम है, हम पढ़ रहे हैं, अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान भी है इस कानून में। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या फिर उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान इसमें है। ठीक है, तो ये हमने प्रावधान देखे, कानून हमने पढ़ा है जिसका नाम है अत्याचार निवारण अधिनियम, जो कि किन लोगों के लिए बनाया गया है, जो लोग हाशियाई समुदायों के होते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति हो गया और अनुसूचित जनजाति हो गया, यानी SC और ST के लिए हैं ये। ठीक है, आगे देखो, ये जो कानून है ये 1989 में बनाया गया था। इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इन कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमानों के स्वरूप में फ़र्क पर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। ठीक है, आदिवासियों की मांगे है 1989 का अधिनियम। अब लोग जो है, ये जो लोग हाशियाई समुदाय पर थे, ये लोग मांग कर रहे थे, जिसके कारण जो है ये कानून आया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आदिवासियों की क्या मांगे हैं और 1989 का अधिनियम क्या है। तो देखो, 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण इसलिए है, जो अधिनियम अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, वही है आपका 1989 का अधिनियम। तो उसको, वो अधिनियम किस वजह से और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी कार्यकर्ता जो होते हैं वो अपनी परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन पर क्या हो जाता है, कब्जा होता है, जिसके कारण वो इस कानून का इस्तेमाल करके अपना जो है ज़मीन वापस ले सकते हैं। तो संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, ये संविधान में उल्लेख है। दूसरा, जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आदिवासी कार्यकर्ता के सीके जानू का आरोप है। आदिवासी कार्यकर्ता हैं एक, जिनका नाम है सीके जानू। उनका आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानून का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी सरकारें ऐसी हैं जो इन कानून का उल्लंघन करती है। ये सरकार ही है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति ज़मीनों को दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। ठीक है, तो कई हद तक जो है सरकार भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभ्यारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। तो आजकल क्या किया जा रहा है, जंगलों को आरक्षित कर दिया गया है, अभ्यारण्य बनाए गए हैं, जिसके कारण वहाँ से इन लोगों को जो है बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू यानी सीके जानू जो है वो, उनका ये भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक यानी कोई फैक्ट्री लगाती है या फिर कोई अन्य परियोजना के निर्माण करती है, तो उसकी वजह से बेहिसाब पैसा अगर सरकार खर्च करती है, तो पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। तो ऐसा जो है सुश्री जानू जी का कहना है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इस कानून को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसमें आप लिखेंगे। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हमारे देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाया जा सके।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न 2 में आपसे पूछा है कि अनुसूचित जाति SC एवं अनुसूचित जनजाति ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं आपका। पहला ये है कि इन लोगों की जनजाति को, यानी इन जनजातियों को किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सज़ा का प्रावधान है। दूसरा है कि निर्वस्त्र करके घुमाना या फिर उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा काम करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर सज़ा का प्रावधान है। तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सज़ा का प्रावधान है। और चौथा बिंदु यह है कि किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने पर सज़ा का प्रावधान है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं इस कानून के, तो ये आप लिख लेंगे पूरा प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपसे बोला गया है कि आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों होता जा रहा है। तो आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों होता जा रहा है, इसमें आप लिखेंगे, आदिवासियों का निवास स्थान इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि सरकारें यहाँ पर औद्योगिक और अन्य विकास परियोजनाओं का निर्माण आदि करने के लिए जंगलों को साफ करवाती है, जिसके कारण इन आदिवासियों को अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ता है और इन्हें कम जगह में ही रहना पड़ता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की मांगें किस प्रकार पूरी हुई। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की मांगें इस प्रकार पूरी हुई कि अब संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन का किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन जो है वापस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया। एंड इस वर्कशीट में 4 ही प्रश्न आए हैं। जाने से पहले लाइक में कंजूसी मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।